हम सभी का इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा एक ऐसे कानूनी विषय पर है जो सतह पर तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर ये किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कहना बहुत सटीक रहेगा इसके लिए। हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस के मुकदमों की, विशेष रूप से उन मामलों की जहां चेक का दुरुपयोग करके झूठे या बढ़ा चढ़ाकर दावे पेश किए जाते हैं। आज के हमारे जो स्रोत दस्तावेज हैं, वे हमें सीधे अदालती कार्रवाई के सबसे अहम हिस्से में ले जाते हैं। और वो हिस्सा है जिरे, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। सही कहा। वे हमें दिखाते हैं कि जिरे के दौरान पूछे जाने वाले सटीक प्रश्न क्या होते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस पूरी प्रक्रिया की दिशा तय करते हैं। और यही आज का हमारा फोकस भी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे अदालत के अंदर एक सधी हुई रणनीति, मतलब शिकायतकर्ता या पैसे मांगने वाले की आर्थिक क्षमता, जिसे हम फाइनेंशियल कैपेसिटी कहते हैं, उसको चुनौती देना पूरे के पूरे झूठे मुकदमे को पलट सकती है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि ये विषय केवल कानूनी दांव पेच और धाराओं तक सीमित नहीं है। तो और क्या है इसमें? ये असल में इस बात का परीक्षण है कि कोई भी कहानी तथ्यों की कसौटी पर कैसे कसी जाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अदालत में यह दावा करता है कि उसने किसी को 10 या 20 लाख रुपए दिए हैं, तो कानून केवल उसकी गवाही पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेता। मतलब उसे साबित करना होगा। बिल्कुल। बचाव पक्ष के लिए सबसे मजबूत ढाल यही साबित करना होता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा दावा कर रहा है, क्या उसकी खुद की आर्थिक हैसियत इतनी थी कि वो ये रकम दे सके। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। हाँ, हमारे स्रोत दस्तावेज इसी वित्तीय साख पर प्रहार करने की रणनीति को विस्तार से समझाते हैं। ये रणनीति बचाव पक्ष के नजरिए से मतलब बहुत ही मारक लगती है। एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जी, बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से अदालत में आकर ये दावा करता है कि उसने किसी को 10 या 20 लाख रुपए नकद उधार दिए हैं। तो एक वकील अपनी जिरे की शुरुआत कैसे करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि किसी की वित्तीय जानकारी, जैसे उसका बैंक बैलेंस या उसकी संपत्तियां, वो तो सार्वजनिक होती नहीं है। आप सीधे तौर पर किसी का बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। तो ये जानकारी अदालत में कैसे लाई जाती है? यही वो जगह है जहां क्रॉस एग्जामिनेशन की कला काम आती है। वकील को ऐसे रणनीतिक प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि शिकायतकर्ता खुद ही अदालत में अपना सच उगल दे। तो वो सीधे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते? नहीं, सीधे मांगने से काम नहीं चलता। वकील उस व्यक्ति की घोषित आर्थिक पहचान से शुरुआत करता है। मतलब सबसे पहला प्रहार उसकी नियमित आय पर होता है। अच्छा, तो जो प्रश्नों की श्रेणियां हमारे स्रोत में दी गई हैं, उसमें पहली श्रेणी इसी के बारे में है। बिल्कुल। इसे हम आर्थिक क्षमता या फाइनेंशियल कैपेसिटी से जुड़े प्रश्न कहते हैं। वकील सीधे पूछता है कि आपकी वार्षिक आय क्या है? क्या आप नियमित रूप से आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरते हैं? तो अगर उस व्यक्ति के आईटीआर में घोषित आय उस विवादित राशि से काफी कम है, तो अदालत तुरंत समझ जाएगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एकदम सही। सोचिए, अगर किसी ने अपने आईटीआर में अपनी सालाना कमाई सिर्फ 3 लाख रुपए दिखाई है और वो अदालत में कह रहा है कि उसने 15 लाख रुपए नकद उधार दिए हैं, तो ये गणित किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता। हाँ, मतलब 3 लाख कमाने वाला 15 लाख कैसे दे सकता है? और यदि वो कहता है कि उसने पैसा नकद दिया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का अगला लॉजिकल सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी नकद राशि आई कहां से? क्या आपके पास घर में इतना कैश रखने का कोई स्रोत है? क्या आपने कोई संपत्ति बेची या किसी और से उधार लिया? बिल्कुल। यदि आपके पास स्रोत का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो आपकी पूरी कहानी वहीं अदालत के सामने कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हमारे समाज में तो लोग अक्सर अपने रिश्तेदारों या परिचितों को बिना किसी लिखा पढ़ी के या बिना आरटीजीएस के भी नकद पैसे दे देते हैं। हाँ, ये आम बात है हमारे यहाँ। तो क्या अदालत हर नकद लेन देन को झूठा मान लेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कागजी कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, अदालतें भी सामाजिक ताने माने को समझती हैं। हाँ। 10-20 हजार के दोस्ताना उधार और 20 लाख रुपए के व्यापारिक लेन देन में बहुत फर्क होता है। वो तो है। जब रकम बहुत बड़ी होती है, तो लेन देन की परिस्थितियां, जो हमारी दूसरी श्रेणी है, वो बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। जी, और यहीं पर वकील अपनी अगली रणनीति का इस्तेमाल करता है। वो कथित लेन देन की छोटी छोटी डिटेल्स खंगालता है। वो जिरे में पूछता है कि आपने पैसा किस तारीख को दिया। मतलब जगह और समय भी। बिल्कुल। पैसे देते समय आप दोनों के अलावा और कौन मौजूद था? गवाह कौन है? जगह कौन सी थी? क्या कोई रसीद ली गई थी?
क्या कोई स्टैम्प पेपर बनवाया गया था? ये तो ये जासूसी करने जैसा है। मुझे लगता है कि जब कोई झूठी कहानी गढ़ता है तो वो मोटी मोटी बातें तो सोच लेता है कि हाँ मैंने पैसे दिए, लेकिन इन सूक्ष्म विवरणों को, इन माइक्रो डिटेल्स को भूल जाता है। हर छोटी डिटेल पूछकर झूठ की परतें खोली जाती हैं। बिल्कुल। जब झूठा व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है और उससे लगातार पूछा जाता है कि अच्छा, जिस दिन आपने पैसे दिए उस दिन ब्याज दर क्या तय हुई थी, क्या आरटीजीएस या एनईएफटी का कोई रिकॉर्ड है, तो वो अक्सर हड़बड़ा जाता है। उसके बयानों में विरोधाभास आने लगता होगा। एकदम। और सबसे बड़ी बात, एक सामान्य समझदार इंसान लाखों रुपए बिना किसी स्टैम्प पेपर या बिना बैंक ट्रांसफर के क्यों देगा? ये सवाल उस कहानी की नींव को ही खोखला कर देते हैं। मैंने स्रोत दस्तावेज में एक और बहुत ही रणनीतिक हिस्से के बारे में पढ़ा, जो हमारी तीसरी श्रेणी है, और मुझे ये बहुत ही व्यावहारिक लगा। आप आर्थिक असंगतियों की बात कर रही हैं? हाँ, आर्थिक असंगतियां यानी फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसीज। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि किसी की निजी जिंदगी के खर्च उसके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अदालत कोई मशीन नहीं है, वो मानवीय व्यवहार को समझती है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति खुद किराए के घर में रह रहा है, बच्चों की भारी भरकम स्कूल फीस भर रहा है और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में इन सभी बातों को रिकॉर्ड पर लाता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी के लिए हर महीने किश्तें या ईएमआई चुका रहा है, या जिसके अपने घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं, वो किसी और व्यक्ति को बिना ब्याज के लाखों रुपए कैसे दे सकता है? यही वो बड़ी तस्वीर है जो अदालत को दिखाई जाती है। एक आम इंसान का दैनिक आर्थिक संघर्ष और उसका लाखों रुपए नकद उधार देने का दावा दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। हित है कि कोई अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, जिस पर वो खुद ब्याज चुका रहा हो, किसी और को दे दे, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। अच्छा मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि हाँ मेरे पास कैश था और मैंने दे दिया, तो क्या इसके बाद वकील सीधे चौथी श्रेणी यानी कानूनी औपचारिकताओं पर आते? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो उसका कोई लीगल ट्रेल तो होना ही चाहिए। हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज तो बनती हैं। वहीं पर वकील पूछता है कि क्या आपने इतने बड़े पैसे देने से पहले किसी वकील से सलाह ली थी? जब पैसे वापस नहीं मिले तो क्या आपने कोई रिमाइंडर भेजा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने इस राशि को अपने आईटीआर में लोन गिवन यानी दिए गए ऋण के रूप में दिखाया? एकदम सही। और अगर ये कोई व्यापारिक लेन देन था तो क्या कोई टीडीएस काटा गया? देखिए, कानून की नज़र में ये साधारण औपचारिकताएं ये साबित करती हैं कि लेन देन वास्तविक था, और अगर इनमें से एक भी कदम नहीं उठाया गया है तो अदालत समझ जाएगी कि ये लेन देन केवल हवा में गढ़ा गया है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारी 5वीं श्रेणी पर, विश्वसनीयता पर प्रश्न यानी क्वेश्चंस ऑन क्रेडिबिलिटी। हाँ, स्रोत में इस बात का जिक्र है कि कई बार ये मामले सिर्फ पैसे की वसूली के लिए नहीं होते। अक्सर लोग किसी पुरानी दुश्मनी, ब्लैकमेलिंग या दबाव बनाने के लिए खाली चेक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति के चरित्र पर सीधे सवाल उठाए जाते हैं। वकील पूछता है कि क्या आपने पहले भी लोगों पर इसी तरह के चेक बाउंस के मुकदमों की झड़ी लगा रखी है? मतलब क्या वो आदतन ऐसा करता है? हाँ। क्या आपके और प्रतिवादी के बीच कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है? क्या आपने इस चेक को हासिल करने के लिए किसी तरह की धमकी दी थी? तो मूल रूप से ये व्यक्ति के चरित्र और इस मुकदमे के पीछे की असली मंशा को उजागर करता है। अगर साबित हो जाए कि वो आदतन ऐसे मुकदमे करता है तो उसकी साख खत्म हो जाती है। और साख को पूरी तरह से तोड़ने के लिए हमारी 6ठी श्रेणी काम आती है, भुगतान की वापसी से जुड़े प्रश्न। क्वेश्चंस ऑन रीपेमेंट। एक सच्चा व्यक्ति जब अपने पैसे वापस मांगता है तो वह कानूनी प्रक्रिया अपनाता है। वकील पूछता है कि क्या कभी कोई आंशिक भुगतान या पार्शियल पेमेंट हुआ था? क्या आपने ब्याज की मांग की? क्या कोई लीगल नोटिस भेजा गया? बिल्कुल। ये दिखाता है कि क्या पैसे वापस मांगने की प्रक्रिया सामान्य कानूनी तरीके से हुई या नहीं। अगर जवाब ना में है तो कहानी मनगढ़ंत लगती है। स्रोत दस्तावेज में बड़े नकद दावों से निपटने के लिए एक और बहुत ही सशक्त श्रेणी का उल्लेख है, स्रोत की स्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ सोर्स। आज के समय में जब नकद लेन देन को लेकर इतने सख्त नियम हैं, कोई ये दावा कैसे कर सकता है कि उसने 50 लाख रुपए नकद दिए? ये दावा ही अपने आप में बेतुका है, और इसी को साबित करने के लिए वकील पूछता है कि क्या आपके पास इतना कैश रखने का कोई लाइसेंस था? क्या आप कोई कैश बुक मेंटेन करते हैं? हाँ,
क्या आप अपने अकाउंटेंट को गवाह के रूप में पेश कर सकते हैं? क्या उस जगह की कोई सीसीटीवी फुटेज है? बड़ी नकद राशि के दावों को झूठा साबित करने का यह सबसे कारगर तरीका है। जाहिर है, झूठे व्यक्ति के पास न कैशबुक होगी न सीसीटीवी फुटेज। और जब इन सभी सवालों के बाद शिकायतकर्ता पूरी तरह से उलझ जाता है, तब आती है हमारी 8वीं और अंतिम श्रेणी, निष्कर्षात्मक या विरोधाभासी प्रश्न। कंक्लूसिव क्वेश्चंस। ये जिरे का अंतिम प्रहार है। वकील सीधे तौर पे पूछता है, क्या यह सही है कि आपके पास पैसा नहीं था? क्या यह सही है कि आपका दावा केवल मौखिक है? ये तो शिकायतकर्ता को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर देने जैसा है। बिल्कुल, ये उसे कॉर्नर करने की तकनीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है दस्तावेजी साक्ष्य और सरकारी रिकॉर्ड की भूमिका। स्रोत दस्तावेज बताता है कि कैसे सामान्य सा राशन कार्ड जैसे बीपीएल या एपीएल कार्ड इतने बड़े मुकदमे की दिशा बदल सकता है। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि बीपीएल कार्ड किसी को जेल भिजवा सकता है। आप खुद सोचिए, यदि कोई व्यक्ति सरकार से गरीबी रेखा के नीचे वाला राशन कार्ड लेकर रियायती अनाज ले रहा है या सरकारी सब्सिडी का उपयोग कर रहा है, तो वह अदालत में खड़े होकर लाखों का ऋण देने का दावा कैसे कर सकता है? ये तो एक साथ दो जगह झूठ बोलने वाली बात हो गई। या तो वो सरकार को धोखा दे रहा है या अदालत को। बिल्कुल, और यहीं पर पर्जरी यानी झूठे बयान देने का डर काम करता है। जब वित्तीय पोल खुलने और झूठी गवाही में फंसने का डर होता है, तो शिकायतकर्ता अक्सर समझौता करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अभी तक हमने रणनीतियों और सवालों की गहराई को समझा, लेकिन हमारे स्रोत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी निर्णयों का, लैंडमार्क जजमेंट्स का विस्तार से जिक्र है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कानूनी सिद्धांत इन रणनीतियों का समर्थन कैसे करते हैं। तो चलिए इन तीनों फैसलों की गहराई में जाते हैं। पहला फैसला कौन सा है? सबसे पहला और अहम फैसला है बसालिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के संदर्भ में है। धारा 139 तो अदालत को ये कानूनी अनुमान या प्रिजम्पशन लगाने का निर्देश देती है ना, कि चेक किसी वैध कर्ज को चुकाने के लिए ही दिया गया होगा। हाँ, यानी शुरुआत में अदालत शिकायतकर्ता के पक्ष में होती है। लेकिन बसालिंगप्पा फैसले ने बताया कि यदि आरोपी केवल ये संभावना दिखा दे कि शिकायतकर्ता के पास पैसे देने की क्षमता नहीं थी, तो वह कानूनी अनुमान टूट जाता है। अच्छा, मतलब आपको 100% साबित नहीं करना है। आपके पास एक मजबूत शक पैदा करना है। बिल्कुल। और एक बार वो अनुमान टूट गया, तो पैसे देने की क्षमता साबित करने का बोझ वापस शिकायतकर्ता पर आ जाता है। ये तो बहुत बड़ी राहत है बचाव पक्ष के लिए। और दूसरा फैसला? दूसरा है एपीएस फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम शक्ति इंटरनेशनल फैशन लिंकर्स। नाम तो काफी बड़ा है। हाँ, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। यह फैसला साफ करता है कि बड़ी नकद राशि के मामले में पैसे उधार देने वाले को अपनी वित्तीय क्षमता साबित करनी ही होगी। मतलब वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इनका साइन किया हुआ चेक है। बिल्कुल नहीं। अदालत पूछेगी कि इतना नकद आपके पास कहां से आया। और तीसरा फैसला जो आईटीआर से जुड़ा है, वो है के सुब्रमणी बनाम के दामोदर नायडू। ये फैसला स्पष्ट करता है कि यदि आपके इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में दिए गए ऋण का जिक्र नहीं है, तो अदालत में आपका दावा बहुत कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई 20 लाख उधार देने का दावा कर रहा है और आईटीआर में नहीं दिखाया, तो अदालत उसे अवैध या ब्लैक मनी मान सकती है। और गैर घोषित पैसे की वसूली अदालत के जरिए नहीं हो सकती, इसलिए दावा टिकता नहीं है। यह पूरी चर्चा वाकई में एक नए नजरिए को सामने लाती है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटे, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि खाली चेक के दुरुपयोग या झूठे मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यदि सही सवाल पूछे जाएं और सही रणनीति यानी वित्तीय क्षमता को चुनौती देने की रणनीति अपनाई जाए, तो ऐसे केस आसानी से जीते जा सकते हैं। कानूनी जानकारी होना ही सबसे बड़ी ढाल है ना? बिल्कुल, यह सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है। यह समझना हम सभी के लिए जरूरी है कि कैसे छोटे छोटे दस्तावेज जैसे आईटीआर या राशन कार्ड बड़े कानूनी मामलों को पलट सकते हैं। सही कहा आपने। और इसी के साथ हम इस विस्तृत चर्चा के अंत में आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे आईटीआर या राशन कार्ड का एक छोटा सा सच लाखों के झूठे मुकदमे को ढहा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे रोजमर्रा के सामान्य वित्तीय लेन देन और सरकारी दस्तावेज अनजाने में ही सही
भविष्य के लिए हमारी कानूनी विश्वसनीयता का निर्माण या विनाश कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। क्योंकि अदालत में अंततः कहानी नहीं बल्कि वित्तीय पदचिह्न बोलते हैं।